माय डियर मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट दो लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर 21 से हमने स्टार्ट किया था। फर्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक, सेकंड लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 30 तक CSIR नेट जून 2011 के क्वेश्चंस हमने सोल्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। द सेट, एक सेट यहाँ आपको दे रखा है 1/n sin 1/n n बिलोंगिंग टू n हैज। इस सेट की लिमिट पॉइंट्स के बारे में ये आपसे पूछ रहा है। दिस सेट हैज वन लिमिट पॉइंट एंड इट इज 0। दिस सेट हैज वन लिमिट पॉइंट एंड इट इज 1। दिस सेट हैज वन लिमिट पॉइंट, इट इज -1 एंड फोर्थ ऑप्शन there are 3 limit points and these are -1, 0 and 1। तो इस सेट के लिमिट पॉइंट्स आपको फाइंड करने हैं। तो आप एक चीज यहां पर क्लियरली देख सकते हैं कि sin x अगर आप ले रहे हैं तो sin की वैल्यू 1 और -1 के बीच में कोई भी नंबर होगा, यानी कि मोड ऑफ sin अगर आप लें तो वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तो ये तो 1 और -1 के बीच में कोई भी नंबर है, ठीक है। और फिर 1/n वहां पर आ रहा है, तो यहां से क्लियरली आपको पता चल रहा है कि इसकी वैल्यू तो 1 और -1 के बीच में कोई फिक्स नंबर है। और फिर 1/n वाला सीक्वेंस यहाँ पर n को जब आप वेरी करवाएंगे तो किस तरह की टर्म्स आपके सामने यहाँ पर बन रही है। ये सेट हमारे पास है n = 1 पर 1 × sin 1, फिर 1/2 × sin 1/2, sin 1/3। तो साइन वाला जो टर्म है उसकी वैल्यू तो 1 और -1 के बीच में रहने वाली है। अब यहाँ पर जो वेरी करेगा वो 1/n करेगा। तो 1/n की जब आप लिमिट लोगे तो दिस टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट, या आप ये कह सकते हैं कि 0 के नेबरहुड में इस सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म्स वहां पर होंगी, या इसकी n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर लिमिट इसकी क्या आ रही है, 0। तो 0 के नेबरहुड में अगर इसकी 1 और -1 के बीच में कोई भी नंबर लो और फिर 1/n को आप वेरी करो तो 0 इसका क्या बनेगा, लिमिट पॉइंट। और साथ ही आप यहाँ से देख सकते हैं कि 0 के अलावा इस सेट का कोई दूसरा लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में वन लिमिट पॉइंट एंड इट इज 0। क्वेश्चन नंबर 32, यूजिंग द फैक्ट दैट, ये आपको दे रखा है एक सीरीज समीशन -1n+1/n n = 1 to infinite, एक सीरीज आपको दे रखी है। इस सीरीज का सम दिया हुआ है log 2 के बराबर। और एक दूसरी सीरीज इनफाइनाइट सीरीज आपके सामने है -1n/n × n+1। इस इनफाइनाइट सीरीज का सम हमें फाइंड करना है। तो ये चार ऑप्शंस हैं, इनमें से किस तरह से हम इसको करेंगे। तो देखिए आप इसको, ये हमारे पास है, ये हमें दिया हुआ है समीशन -1n+1/n = log 2। और इस सीरीज को एक बार के लिए अगर मैं खोलूं यहाँ पर तो देखो इसकी टर्म n = 1 अगर मैं लूं तो फर्स्ट टर्म क्या बनेगी इसकी, n = 1, तो -1^2 हो गया तो +1 आ गया। n = 2 करें तो ऊपर तो -1 नीचे 2 आ रहा है तो -1/2, नेक्स्ट टर्म +1/3 -1/4 प्लस एंड सो। तो ये जो सम आ रहा है अपने पास 1 -1/2 +1/3 -1/4 एंड सो ऑन, ये किसके बराबर हमें दिया हुआ है, log 2 के इक्वल दे रखा है। एक इनफाइनाइट सीरीज ये हमें दे रखी है, इसका सम हमें अब फाइंड करना है इसकी सहायता से। तो जहां तक इस सीरीज को मैं इस तरह लिख सकता हूं -1n × 1/n × n+1। इसके अगर पार्शियल फ्रैक्शंस हम करें, पार्शियल फ्रैक्शंस करें तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/n -1/n+1, क्योंकि इसमें अगर आप एलसीएम लेंगे n × n+1, हियर n+1 -n, n से n कैंसिल, वापस ये टर्म आपको मिलेगी। इसको मैं अलग अलग पर ले जा रहा हूं समीशन को, तो -1n × 1/n माइनस समीशन -1n इंटू किसके है 1/n+1, ठीक है। ये माइनस बाहर ही मैंने रख रखा है। अब इस सीरीज का सम मैं अगर करूं n = 1 पर इसकी वैल्यू देखिए, n = 1 पर -1, n = 2 पर +1/2 आ रहा है एंड सो ऑन। इसी तरह से इस वाली सीरीज में यहाँ माइनस आ गया है और इसका अगर हम इसको खोलें n = 1 पर टर्म माइनस की होगी 1/2, n = 2 पर प्लस का आएगा 1/3 एंड सो, ये अपने पास आ गया। अगर फर्स्ट वाले टर्म में से मैं माइनस कॉमन लूं तो माइनस जैसे हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे
तो अपने पास क्या बन रहा है 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 ये बन गया, माइनस इसमें मैंने क्या किया है 1 को एड में कर रहा हूं क्योंकि इस तरह की मैं टर्म यहां पर बनाना चाह रहा हूं क्योंकि log 2 की वैल्यू आपको दे रखी है। देखिए आप log 2 आपको दे रखा है तो यहां मुझे 1 की रिक्वायरमेंट थी, तो 1 की रिक्वायरमेंट है तो मैंने यहां 1 इंट्रोड्यूस कर दिया 1, तो 1 यहां पर जो इंट्रोड्यूस हुआ वो किसका हुआ माइनस का, इसको हटाने के लिए मैंने क्या कर दिया यहां पर प्लस में। तो ये दो सीरीज अपने पास बन गई, तो माइनस ये 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 ये वैल्यू हम यहां से लिख रहे हैं, ये किसके इक्वल है log 2 के इक्वल। तो जब इसकी वैल्यू हम यहां पर रखेंगे तो माइनस ये आ गया log 2 माइनस ये भी क्या बन गया log 2 प्लस 1 और फाइनली हमारे पास यहां से मिल रहा है -2 log 2 प्लस 1। तो जहां तक ऑप्शंस हम इसके देखें -2 log 2 प्लस 1 फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो 32 क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33 इसका हम देखें 33 लेट f from c to c be a complex valued function given by fz equal to uxy plus iota vxy। ओके, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन दे रखा है आपको fz इक्वल टू u प्लस आयोटा v की फॉर्म में हमेशा हम लिखते ही हैं। सपोज दैट vxy इक्वल टू 3xy स्क्वायर, फंक्शन v आपको दिया हुआ है 3xy स्क्वायर, देन देयर आर 4 ऑप्शंस। आपको देखना है कि फर्स्ट ऑप्शन में f कैन नॉट बी होलोमॉर्फिक, तो होलोमॉर्फिक का मतलब एनालिटिक फंक्शन है ऑन c फॉर एनी चॉइस ऑफ u। सेकंड में f इज होलोमॉर्फिक, थर्ड ऑप्शन में f इज होलोमॉर्फिक, फोर्थ ऑप्शन v इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो v आपको यहां से आप देख सकते हैं कि फंक्शन v डिफरेंशिएबल तो है, 3xy स्क्वायर फंक्शन है, किसी भी पॉइंट पर आप इसको लो तो v हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ तो डायरेक्टली इनकरेक्ट हो चुका है। अब इनमें से आपको देखना है कि यहां पर जो फंक्शन f हम डिफाइन कर रहे हैं वो फंक्शन होलोमॉर्फिक फंक्शन है या नहीं है। होलोमॉर्फिक फंक्शन देखने के लिए अगर हम v आपको यहां पर दे रखा है, कॉन्जुगेट वगैरह भी हम यहां पर चेक कर सकते हैं। सिंपल सा जो आइडिया मैं यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए ले रहा हूं, अगर पॉसिबल हो, क्योंकि दो ऑप्शन आपको यहां पर दे रखे हैं होलोमॉर्फिक के, अगर पॉसिबल हो तो मैं ये मान लेता हूं कि फंक्शन fz क्या है होलोमॉर्फिक फंक्शन है। सपोज फंक्शन fz होलोमॉर्फिक, लेट इट पॉसिबल fz इज होलोमॉर्फिक। अगर fz होलोमॉर्फिक फंक्शन है देन functions u and v will be harmonic functions, और अगर हार्मोनिक फंक्शंस हैं देन लाप्लास इक्वेशन को क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे। तो v फंक्शन आपको दे रखा है तो v फंक्शन भी निश्चित रूप से लाप्लास इक्वेशन को क्या करना चाहिए सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि del 2v by del x2 प्लस del 2v by del y2 इक्वल टू 0 आना चाहिए हर एक पॉइंट पर। ठीक है, आइडेंटिकली हर एक पॉइंट पर ये वैल्यू क्या आनी चाहिए आपके पास 0 आनी चाहिए। अब मैं यहां पर देखूं v इक्वल टू किसके 3xy स्क्वायर के, ये तब है जब fz क्या है होलोमॉर्फिक हम मानकर चल रहे हैं। अब मैं ये कंडीशन अगर यहां पर देखना चाहूं del 2v by del x2 प्लस del 2v by del y2 इक्वल टू v का x के रेस्पेक्ट में 2 बार करेंगे तो 0, v का y के रेस्पेक्ट में 2 बार डेरिवेटिव करने तो 6x, और ये 6x हर एक पॉइंट पर 0 नहीं होगा। ठीक है, 0 होना हमेशा आइडेंटिकली 0 हो कोई जरूरी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि u और v हार्मोनिक फंक्शंस नहीं है, क्योंकि अगर fz होलोमॉर्फिक फंक्शन है तब u और v को हार्मोनिक फंक्शंस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर v हार्मोनिक फंक्शन नहीं है, इसका मतलब फंक्शन fz होलोमॉर्फिक फंक्शन नहीं है और वो u की किसी भी चॉइस के लिए होलोमॉर्फिक फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर ऑप्शंस आप देखें, फर्स्ट ऑप्शन f कैन नॉट बी होलोमॉर्फिक ऑन c फॉर एनी चॉइस ऑफ u, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 हम देखें, क्वेश्चन नंबर 34, तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 34 फॉर v इक्वल टू v1 v2 बिलोंगिंग टू r स्क्वायर, w इक्वल टू पेयर की फॉर्म में दे रखा है ऑर्डर्ड पेयर w1 w2 बिलोंगिंग टू r स्क्वायर। डिटर्मिनेंट फंक्शन यहां पर डिफाइन कर रहे हैं r स्क्वायर क्रॉस r स्क्वायर टू r which is defined by
डिटर्मिनेंट ऑफ, इसके पॉइंट्स हम v और w ले रहे हैं, जहां v और w अगेन आर स्क्वायर के एलिमेंट्स हैं, यानी ऑर्डर्ड पेयर में लिखे जा रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ v, w इक्वल टू v1 w2 माइनस v2 w1, ये अपने पास है। ये डेफिनेशन आपको दे रखी है डिटर्मिनेंट की। देन द डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट मैप एट v, w, v, w के लिए जो डिटर्मिनेंट हमने डिफाइन किया है उसका डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है और उसको फिर h, k पॉइंट पर इवेलुएट करना है। तब इवेलुएट करने के बाद इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी होगी या कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, ये हमें बताना। तो जहां तक हम इस क्वेश्चन को देखें, ये हमारे पास है डिटर्मिनेंट फंक्शन किस तरह इसने डिफाइन कर रखा है। देखिए आप DET इक्वल टू v1 w2 माइनस v2 w1, इसको इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में, क्योंकि v के कंपोनेंट्स क्या है, v1 v2, ये मैंने ले ली। w के कंपोनेंट्स क्या है, w1 w2, ये लिख दिया। तो ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में मैंने इसको सीधा लिख दिया। तो यहाँ से क्या बना, v1 w2 माइनस v2 w1। जब इसको खोलो तो ये डिटर्मिनेंट फंक्शन इसी तरह से यहाँ पर डिफाइंड है, v1 w2 माइनस v2 w1। अब इसका डेरिवेटिव हमें करना है। अब आपको पता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव करने के लिए किसी भी रो का, सपोज फर्स्ट रो का हम डेरिवेटिव करें, बाकी रोज को एज इट इज। जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शंस का डेरिवेटिव हम कर सकते हैं, उसी तरह से डिटर्मिनेंट्स का भी डेरिवेटिव करते हैं। फर्स्ट रो का डेरिवेटिव किया, बाकी रोज एज इट इज लिखेंगे, प्लस सेकंड रो का डेरिवेटिव, बाकी रोज एज इट इज लिखेंगे, एंड सो ऑन। या कॉलम्स के लिए भी कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम का डेरिवेटिव कर दें, बाकी कॉलम्स को एज इट इज लिखते रहें और प्लस में बाकी टर्म्स करते रहें। तो इसका जब डिटर्मिनेंट मैं निकाल रहा हूं, डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट इक्वल टू फर्स्ट रो का डेरिवेटिव किया तो v1 डैश v2 डैश, सेकंड रो एज इट इज, प्लस फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड रो का डेरिवेटिव किया तो w1 डैश w2 डैश, ये हमारे पास आ गया। ये डेरिवेटिव हमें किस पॉइंट पर निकालने हैं, h, k पर। तो डेरिवेटिव वाली टर्म दो अपने पास आ रही है, इसी तरह यहां पर भी ये दो टर्म्स किसकी हैं, डेरिवेटिव की। तो डेरिवेटिव h और k पर जब हम निकाल रहे हैं तो मैं मान लेता हूं कि h के जो कंपोनेंट्स यहां पर बनेंगे h1 और h2 के फॉर्म में मैंने लिख दिया, क्योंकि v फर्स्ट वाला कंपोनेंट है तो फर्स्ट वाले कंपोनेंट में h के कंपोनेंट्स आपके पास आएंगे। इसी तरह से इसमें w1 w डैश अपने पास आ रहा है, तो k के कंपोनेंट्स मैंने क्या ले लिए, k1 और k2। इस फॉर्म में h, k पॉइंट पर मैंने इसको लिखा। और ये अब किसकी डेफिनेशन बन रही है, देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ hw, क्योंकि फर्स्ट रो इसमें h के कंपोनेंट्स आ गए, सेकंड में w के hw, प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ v, k। तो ऑप्शन डिटर्मिनेंट ऑफ hw प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ v, k। तो यहां पर अपन देखें डिटर्मिनेंट ऑफ hw प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ v, k, तो अगेन ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, लेट W be a vector space of all real polynomials of degree at most 3। तो यहाँ पर W वेक्टर स्पेस दे रखा है उन सभी पोलिनोमियल्स का जिनके कोफिशिएंट्स रियल नंबर्स हैं और उनकी डिग्री एट मोस्ट 3 यहाँ पर दे रखी है। उसके बाद एक मैप T डिफाइन कर रखी है W से W के अंदर, और मैप इस तरह से डिफाइन हो रही है कि T Px इक्वल टू P डैश x, यानी कि पोलिनोमियल पर जब भी ऑपरेटर ऑपरेट करेगा, इसका मतलब उसका क्या लिखोगे इधर आप, डेरिवेटिव। P डैश इज द डेरिवेटिव ऑफ P, द मैट्रिक्स ऑफ T इन द बेसिस। अब बेसिस आपको दे दिया एट मोस्ट 3, अगर पोलिनोमियल्स के लिए आपको डिग्री दे रखी है, उस केस में 3 ऑर्डर तक के पोलिनोमियल है, उस केस में अपना जो बेसिस बनेगा तो 1x x स्क्वायर x क्यूब, ये बेसिस बन रहा है। कंसीडर्ड एज कॉलम वेक्टर्स इज गिवन बाय, ठीक है। तो मैट्रिक्स जो आपको निकालनी है तो बेसिस वेक्टर को कॉलम की फॉर्म में लेकर हमें फाइंड करना है। तो ये बेसिस हमें दे रखा है, तो ये बेसिस वेक्टर की सहायता से हम मैट्रिक्स किस तरह से बनाते हैं, इन बेसिस वेक्टर्स के को पोलिनोमियल्स की तरह मानिए। तो यहाँ हम 4 पोलिनोमियल्स ले सकते हैं। पहला पोलिनोमियल P1 1 के बराबर है, P2 x के इक्वल होगा, P3 x स्क्वायर के इक्वल होगा, P4 x क्यूब के इक्वल होगा, और फिर उसके करस्पॉन्डिंग हम मैट्रिक्स फाइंड करें। तो किस तरह से आप मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, ये बेसिस हम हमारे पास है। W वेक्टर स्पेस T W से W में डिफाइंड है,
तो ये टी ऑफ पी एक्स इक्वल टू किसके है, पी डैश एक्स के। जबकि पोलिनोमियल यहाँ पर कौन कौन से लेंगे हम, 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, बेसिस भी ये हमें हमारे पास है, तो इसका मतलब जो भी आप टी की इमेज लोगे उन इमेजेस को बेसिक वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिखेंगे। तो सबसे पहला मैं पोलिनोमियल ले रहा हूँ 1, तो टी ऑफ 1 इक्वल टू, तो पी एक्स की जगह जब मैं 1 लूंगा तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0। अब 0 को आप इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखोगे, तो 0 को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के लिए क्या करेंगे, इन सभी के कोफिशिएंट हमें क्या लेने पड़ेंगे, 0। तो 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स, 0x स्क्वायर प्लस 0x क्यूब, ये तो t1 हमारे पास हो। अब हम आते हैं सेकंड पोलिनोमियल t ऑफ x, तो t ऑफ x इक्वल टू किसके बराबर है, t ऑफ px किसके बराबर है, p डैश x के बराबर। तो x का डेरिवेटिव करें तो 1। अब 1 को इन सभी के लीनियर कॉम्बिनेशन में हमें लिखना है बेसिस वेक्टर्स के, तो 1 इंटू 1 हो गया 1, और बाकी x का कोफिशिएंट 0, x स्क्वायर का 0, x क्यूब का कोफिशिएंट 0। इसी तरह से अगर x स्क्वायर हम लें, थर्ड वाला x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का p डैश x इधर डेरिवेटिव 2x हो गया, तो x का कोफिशिएंट तो क्या आ गया 2, बाकी 1 का कोफिशिएंट 0, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, x क्यूब का कोफिशिएंट 0, इस फॉर्म में। t ऑफ x क्यूब करें तो x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ गया 3, बाकी 1x और x क्यूब इनके कोफिशिएंट्स क्या होंगे 0। तो ये हमने सभी इमेजेस की फॉर्म में इसको लिखा है। अब जब कॉलम की फॉर्म में इसने पूछा है कि कॉलम की फॉर्म में अगर बेसिस को कॉलम की फॉर्म में कंसीडर करें, उस केस में हमें इसकी मैट्रिक्स फाइंड करनी। तो कॉलम की फॉर्म में मैट्रिक्स कैसे निकलेगी, जो कोफिशिएंट्स ले रहे हैं हम फर्स्ट रो के, वो फर्स्ट कॉलम बनेगा, तो 0 0 0 0, तो फर्स्ट कॉलम हमारे पास बन गया 0 0 0 0। सेकंड कॉलम क्या बनेगा, 1 0 0 0, ये सेकंड कॉलम बन गया 1 0 0 0। थर्ड कॉलम 0 2 0 0, ये थर्ड कॉलम 0 2 0 0, और फोर्थ कॉलम 0 0 3 0 0 0 3 0। तो ये बेसिस की फॉर्म में हमारे पास मैट्रिक्स, वो कॉलम फॉर्म में मैट्रिक्स मिल रही है। तो ऑप्शंस अगर हम चेक करें, फर्स्ट कॉलम ऑल एंट्रीज आर 0, सेकंड में 0, सेकंड में आप देखिए, सेकंड के अंदर फर्स्ट सेकंड कॉलम का फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो क्या बन रहा है 1, सेकंड कॉलम का फर्स्ट कंपोनेंट 1, तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में बन रहा है। उसके बाद थर्ड कॉलम में अपना है, थर्ड कॉलम में सेकंड कंपोनेंट 2 है, तो थर्ड कॉलम का सेकंड कंपोनेंट 2, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमारे 35 तक के क्वेश्चंस हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे आगे के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि समय समय पर आपको हमारे वीडियोस मिलते रहें। माय डियर मैथ्स YouTube चैनल देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार फ्रेंड्स।